स्टेप नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमने देखा कि ओर के अंदर से हमने जैसे कचरा निकाल दिया, गैंग निकाल दी, एंड फिर उसको हमने क्या करा, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करा इफ़ रिक्वायर्ड, एंड फिर हमने ओर को रिड्यूस किया है, मतलब ओर के साथ में जो जुड़ा हुआ दूसरा एलिमेंट रहता है नॉन मेटल, उसको हमने निकाल दिया है, रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो अब हमें मेटल मिल चुका है। लेकिन क्या होता है कि रिडक्शन के इस प्रोसेस में मिलने वाले मेटल ज़्यादातर प्योर नहीं होते, ऑलराइट, तो उन्हें हमें वापस से रिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक्सट्रैक्शन करा रहे थे आयन का, तो जैसे आप सुन चुके हैं कि उसके अंदर सिलिकॉन की इम्प्योरिटी रहती है, करेक्ट, सिलिका रहता है ना उसमें। तो जब ये आयन रिड्यूस हो रहा था तो साथ में थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन भी रिड्यूस हो ही जाता है, सिलिका, तो जिससे आपको Fe कंटेनिंग SI मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्योर आयन मिले तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर क्या करना होगा, रिफाइनिंग का स्टेप करना होगा। तो ये जो थर्ड स्टेप है अपना, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, तो क्रूड का मतलब क्या होता है कि मेटल जो भी कच्चा है, कच्ची धातु, बराबर है, मतलब इसके अंदर और उसको थोड़ा रिफाइन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास में बहुत सारी टेक्निक है, और इनमें से आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी मेटल कौन सी है और उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, कितनी मात्रा में वो इम्प्योरिटी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम रिफाइनिंग की टेक्निक डिसाइड कर सकते हैं। पहला जो टेक्निक है वो है डिस्टिलेशन, देन यू हैव लिक्वेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसमें जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ये मोस्ट लेटेस्ट मेथड है, बराबर है। अभी ये 6 टेक्निक ही नहीं है दुनिया में, और भी दूसरे टेक्निक हो सकते हैं रिफाइनिंग के लिए, बट ये 6 आपके NCERT में मेंशन किए हुए टेक्निक्स है, सो विल बी फोकसिंग ऑन देम। तो पहला जो है वो है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो हमारे पास में फर्नेस है, ये फर्नेस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट किया जा रहा है, बराबर है। ये भट्टी है, भट्टी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, और ये डब्बे के अंदर क्या हमने लिया हुआ है, क्रूड मेटल लिया है। क्रूड मेटल मतलब मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़, बराबर है। तो उसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर से जो मर्क्यूरी है वो इवापरेट होएगा, और इवापरेट हुआ हुआ मर्क्यूरी जो है वो यहाँ से होते हुए आपके पास में जमा हो जाएगा, और बाकी इम्प्योरिटीज़ जो रहेगी वो इवापरेट होकर आपके साथ में नहीं आएगी। ऑब्वियस ही बात है, इस मेथड का इस्तेमाल हम उसी मेटल्स के लिए कर सकते हैं जिनके पास में हाई इम्प्योरिटी हैविंग अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देन दी अदर मेन मेटल। मतलब अगर मान लीजिए कोई हमारे पास में इसके अंदर मर्क्यूरी के अंदर ऐसी कोई मेटल है कि जिसका इवापरेशन जो है वो मर्क्यूरी के भी पहले हो जाता है, तो डू यू थिंक दैट दिस मेथड कैन बी यूज? ऑब्वियसली नो। बट सिंस वी नो दैट मर्क्यूरी इज इन द लिक्विड स्टेट, मतलब ये सबसे ईजिली इवापरेट होने वाली मेटल है, तो मर्क्यूरी आसानी से इवापरेट हो जाएगी, बाकी मेटल या बाकी कोई इम्प्योरिटी रहेगी वो इवापरेट होगी नहीं, और इस तरह से आप यहाँ से मर्क्यूरी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर अ लो बॉइलिंग मेटल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक के लिए भी डिस्टिलेशन यूज़ होता है, खास याद रखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था, जिंक का जो भी आप एक्सट्रैक्शन है उस प्रोसेस के अंदर आपको जो जिंक मिलता है वो जिंक हमेशा पहले वेपर फॉर्म में रहता है, फिर उसे कंडेंस किया जाता है, ऑलराइट। तो जो जिंक है, मर्क्यूरी है, गैलियम है, इसके अलावा गैलियम, इनको हम डिस्टिलेशन से एक्सट्रैक्ट मतलब रिफाइन कर सकते हैं। इम्प्योर मेटल इज इवापोरेटेड एंड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल बाय डिस्टिलेशन मेथड, ऑलराइट। सो होपफुली दैट्स क्लियर। ये कंडेंसर है, हाँ, ये वाला कंडेंसर है, यहाँ से मर्क्यूरी इवापोरेट हुआ, फिर यहाँ से कंडेंस होने लगेगा, और कंडेंस होकर यहाँ पर आपको लिक्विड मर्क्यूरी मिलता जाएगा। चलिए, सेकेंड टेक्निक है लिक्वेशन। तो लिक्वेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो मेटल है उसके अंदर ऐसी इम्प्योरिटी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, बराबर है। सो हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट, ओके। सो हमारे पास में मेटल X है और उसके अंदर जो Y वाली जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट X वाले से ज़्यादा होना चाहिए। इसके प्रीवियस वाली जो मेथड है डिस्टिलेशन और लिक्वेशन, इन दोनों में क्या अंतर है कि डिस्टिलेशन इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने ये कहा था कि जो हमारी मेटल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर कैसा हम बोल रहे हैं कि इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट हायर होनी चाहिए। आप ये देखिए ना, ये डायग्राम आप समझ लीजिए, बहुत ईजिली समझ में आएगा। ये भी आप जो सामने दिख रहे एक भट्टी है, भट्टी के अंदर यहाँ पर देखो हमने एक्सक्यूज़ मी, भट्टी के अंदर यहाँ इस तरफ यहाँ पर देखिए ये हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर फ्यूल लिया हुआ है, फ्यूल को हम जला रहे हैं तो यहाँ पर पूरा आग लगा हुआ है, ठीक है, बराबर है। इसको कहते हैं स्लोपिंग हार्थ। हार्थ शब्द का मतलब होता है सेंट्रल एरिया, ओके। हार्थ मतलब क्या होता है? सेंट्रल एरिया। तो सेंट्रल एरिया जो है भट्टी का जो सेंट्रल एरिया वो उसमें स्लोप है, इसके लिए इसको हम कहते हैं
स्लोपिंग हार्थ फर्नेस। ओके, तो यहाँ पर जब आपने इसको गर्म किया है, यहाँ पर उसमें आग लगाया हुआ है, तो ये पूरा भट्टी गर्म हो रहा है। यहाँ से आपने क्या डाला है, चार्ज का मतलब होता है जहाँ से आप चार्जिंग कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, बराबर है। तो इनपुट आपने क्या दिया है, इम्प्योर मेटल दिया है, बराबर है। तो इसमें इम्प्योर मेटल जब जाएगी तो यहाँ पर ये सब कुछ मेल्ट होने लगेगा, बराबर है। लेकिन इम्प्योरिटी मेल्ट होएगी क्या, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हायर है। आप कहोगे सर लेकिन अगर इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट कम रही तो आपको किसने बोला ये मेथड वापरने हैं? मत वापरो ना ये मेथड, ये इकलौता मेथड थोड़ी ना है। ये मेथड आप सिर्फ तब भी यूज़ करोगे जब भी इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो ही। ऑलराइट, सो नाउ इम्प्योरिटीज़ जो रहेगी वो यहाँ पर अटक जाएगी। मतलब ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमने लगाया, स्क्रीन लगाया हुआ दिख रहा है, स्क्रीन नाम, बराबर। तो यहाँ पर स्क्रीन है, तो मेल्टिंग होकर सिर्फ आपके पास में वही चीज़ जमा होती है जो कि प्योर मेटल है। बाकी जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो यहीं पर अटक जाएगी और उसको समय दर समय वहाँ से निकाला जा सकता है ना, एकदम आसान। तो ये हो गया लिक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड हो गया, लिक्वेशन। ये मेथड का इस्तेमाल टिन और बिस्मथ जैसे मेटल के लिए किया जाता है, टिन एंड बिस्मथ। ओके, चलिए अगला है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज टेक्निक, बराबर है। इस टेक्निक का इस्तेमाल मेनली जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। ये आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए, है ना, एग्जाम्पल खास याद रखो, अभी के अभी जिंक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनका इस्तेमाल किस में किया जाता है, मतलब इसको किससे रिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से, बराबर है। अभी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आपका जो फंडामेंटल है वो तो इलेक्ट्रोलाइसिस का है, होपफुली आप ये जानते हो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेनली 3 चीज़ चाहिए, एक तो एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए और हमें इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल चाहिए। तो सर यहाँ तो देखो कितना सारा लिया है, एक दो नहीं, हाँ तो यहाँ मल्टीपल एनोड लिए हैं और मल्टीपल कैथोड लिए हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, एक कैथोड है एक एनोड है, बराबर है। अभी कैथोड किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है, और इलेक्ट्रोलाइट हमें क्या लेना होता है। तो इसके अंदर देखिए कुछ आसान से मैंने फिक्स पॉइंट्स बता दिए, अगर आप इन पॉइंटर को याद कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। आप पहले मुझे ये बताइए कि मेटल जो होता है वो कटायन होता है कि एनायन होता है? मेटल क्या बनाएंगे, कटायन बनाएंगे कि एनायन बनाएंगे? ऑफ कोर्स कटायन बनाए थे, है ना, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं ना, एल्यूमिनियम Al+3, जिंक Zn+2, बराबर, कॉपर Copper+2, सारे कटायंस है। तो कटायंस कहाँ जाते हैं बच्चों, कैथोड पे जाते हैं, बराबर है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है तो आपको जो मेटल रहेगी ना, प्योर मेटल कहाँ पर जमा होगी, तो प्योर मेटल आपके कैथोड पर जमा होगी, ये याद रखो। कैथोड पर क्या होगा, प्योर मेटल जमा होगा। ओके, तो एनोड पे हम क्या लेंगे, तो बोला एनोड पे लेंगे इम्प्योर मेटल। क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल, जिस मेटल को आप रिफाइन करना चाहते हो उसे आपको क्या करना है, उसको एनोड पे लटका देना है। मैं एक बड़ा आसान एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक जिंक है, ये जिंक इम्प्योर है। इम्प्योर जिंक को अक्सर जिंक स्पेल्टर कहा जाता है, जिंक स्पेल्टर। तो हमारे पास में एक इम्प्योर जिंक है, इस जिंक के अंदर तरह तरह की इम्प्योरिटी है, बराबर है। अभी इम्प्योरिटी में भी याद रखिए इम्प्योरिटी कौन सी हो सकती है, एक तो हमारे पास मेनली जिंक होगा और जिंक के अलावा 2 मेटल रहेंगे हमारे पास में इम्प्योरिटी में, एक हाईली रिएक्टिव मेटल एंड एक लेस रिएक्टिव मेटल, बराबर है। मतलब मेटल 3 ही कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो जिंक रहेगा और दूसरे मेटल ऐसे होंगे कि जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है और तीसरे वैसे होंगे कि जो जिंक से कम रिएक्टिव है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पर एक जिंक रॉड ले लिया है जो कि क्या है, इम्प्योर जिंक है, बराबर है। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आइदर प्योर जिंक ले सकता हूँ मैं, बराबर है, प्योर जिंक भी ले सकता हूँ या तो एल्यूमिनियम की प्लेट भी ले सकता हूँ, ठीक है। और इसको हमने जोड़ दिया है कैथोड और एनोड के साथ में। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, राइट। सो तो पॉजिटिव, अरे झालर, कटायन पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अभी ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लिया और उसके अंदर मैंने सोल्यूशन ले लिया। अभी मैंने यहाँ पर क्या करना है, जो ये सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन मैंने लेना है जिंक सल्फेट का। किसका लेना है, जिंक सल्फेट का। तो इसमें क्या रहेगा, Zn+2 रहेगा और सल्फेट माइनस रहेगा, ठीक है। अभी आपका ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिया हुआ मैंने, जिंक लिया हुआ है, Zn+2 और सल्फेट माइनस मेरे पास में है, ठीक है। तो Zn+2 किधर गया, कैथोड के ऊपर गया और डिपॉजिट हो जाएगा, कटायन है ना। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करोगे तो ये जो जिंक आयन्स है वो जाके आपके कैथोड के ऊपर जमा हो जाएंगे,
ऑलराइट, ये कैथोड के ऊपर जाके जमा हो रहे हैं, और जब ये कैथोड के ऊपर जाके जमा हो रहे हैं तो ये सल्फेट क्या करेगा, फिर ये एनायन है तो ये एनोड की ओर जाएगा, और जब ये एनोड की ओर जाएगा तो क्या एनोड जो हमने लिया है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है क्या? इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्ट नहीं करते, जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोड ले लो, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले लो, तो इस तरह की जो इलेक्ट्रोड होती है वो रिएक्ट ही नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर जो आपने आमतौर पे जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हमने पता है वो मैंने एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी डाली थी, ब्राइन सोल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, उन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट मतलब कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन ये जो एनोड बना हुआ है भैया, ये एनोड तो जो है वो जिंक का बना हुआ है। तो जब ये सल्फेट जो है इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो डोंट यू थिंक सो ये सल्फेट जिंक से रिएक्ट करेगा? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस, इट विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट। बराबर है। ये सल्फेट जब एनोड के पास में जाएगा, आप जानते हो एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, बराबर, इम्प्योर जिंक का, तो वो जिंक से रिएक्ट करेगा और उसका जिंक सल्फेट बनेगा और फिर से वो सोल्यूशन में तैरने लगेगा। तो फिर से जब सोल्यूशन में तैरने लगेगा तो जिंक सल्फेट का जिंक फिर से कैथोड पर डिपॉजिट होएगा और फिर सल्फेट इधर जाएगा, समझे? इस तरह क्या होता जाएगा, धीरे 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 आपका जो ये पूरा एनोड है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ऑलराइट, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा एनोड जो है आपका, ये एनोड किसका बना हुआ था आपका, एनोड किसका बना हुआ था, एनोड बना था जिंक, इम्प्योर जिंक का। तो इसमें से क्या किया हमने, ये जो सल्फेट था वो यहाँ से जिंक को लेता है, एनोड से निकालता है, कैथोड पे दे आता है, एनोड से निकालता है, कैथोड पे दे आता है। समझ में आ रहा है? जिंक सल्फेट में से जिंक जो है वो इधर चला जाएगा, सल्फेट अकेला बच गया, सल्फेट गया एनोड के पास में और वहाँ से उसने जिंक को निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होएगा, धीरे धीरे आपका जो पूरा ये जो पूरा एनोड आपका कंज्यूम होता जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपका पूरा एनोड डिसॉल्व हो गया रहेगा। अब इसमें कुछ मज़े की बातें और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। पहला सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर जिंक नहीं था ना, यहाँ तो इम्प्योर जिंक था, तो उस इम्प्योरिटी का क्या हुआ, है ना, ये सवाल आना चाहिए। तो इम्प्योरिटी में है ना बच्चों, दो तरह की इम्प्योरिटी, कितनी तरह की इम्प्योरिटी है, दो तरह की इम्प्योरिटी है। चलिए एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं, बराबर है। तो ये आपका इम्प्योर जिंक है और ये आपका प्योर जिंक या तो एल्यूमिनियम की प्लेट है। ओके, तो अभी क्या होता है कि सल्फेट जब भी इस इलेक्ट्रोड के पास में जाता है तो ये जिंक से रिएक्ट करेगा कि इसके पास में ऑप्शन है, आंसर इसके पास में ऑप्शन है। मैंने आपसे कहा एक ऐसी मेटल है जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगी और एक ऐसी मेटल भी होगी जो जिंक से कम रिएक्टिव होगी। तो क्या होता है ना कि जब ये सल्फेट इस इलेक्ट्रोड पे जाता है तो वो शुरू में जिंक से रिएक्ट नहीं करता है, वो पहले किससे रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर मेरे पास में तीन ऑप्शन है, हाई रिएक्टिव मेटल, जिंक और लेस रिएक्टिव मेटल, तो ऑब्वियसली जो सल्फेट है वो किससे रिएक्ट करेगा, किससे जुड़ेगा, जो हाई रिएक्टिव रहेगा उसी से जुड़ेगा ना। तो ये सल्फेट जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल से जुड़ जाता है और उसका सल्फेट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर अगर मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी है तो उसका बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, बराबर, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, बराबर। फिर तो आप बोलोगे अरे अरे सर फिर तो गड़बड़ हो गई, अगर इसका मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, अगर इसका MgSO4 बन गया तो फिर तो यहाँ पर मैग्नीशियम डिपॉजिट होने लगेगा। द आंसर इज़ नो, मैग्नीशियम, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर तो दूसरा तो जिंक सल्फेट होगा ही ना, सारा जिंक थोड़ी ना उड़ गया है। तो सोल्यूशन के अंदर जब तक जिंक है तब तक मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं हो सकता। स्मार्ट बच्चे जानते हैं लेस रिएक्टिव गेट्स डिपॉजिटेड, यही है इलेक्ट्रोलाइसिस का फंडामेंटल, लेस रिएक्टिव गेट्स डिपॉजिटेड। तो जिंक और मैग्नीशियम के अंदर जब तक जिंक है तब तक मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है जिंक डिपॉजिट होने लगेगा, क्या डिपॉजिट होने लगेगा, जिंक डिपॉजिट होएगा, मैग्नीशियम सोल्यूशन में तैरता रहेगा। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल विल जस्ट बी इन द सोल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिज़ोल्व होके रह जाएंगे और कहीं जाएंगे नहीं। फिर क्या होगा,
फिर जो वापस से कोई दूसरा सल्फेट रहेगा, वो दूसरा सल्फेट जैसे यहाँ पर हाईली रिएक्टिव इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद तो जिंक आएगा ना। और देखिए बच्चों याद रखो, ऐसा मत करना कि सर सारी अगर हाईली रिएक्टिव इम्प्योरिटी, तो अरे भाई हाईली रिएक्टिव इम्प्योरिटी उसमें थोड़ी थोड़ी होती है, बराबर। ये जो जिंक स्पेल्टर मैंने लिया है, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर बहुत सारा हाईली रिएक्टिव और बहुत सारा लो रिएक्टिव मटेरियल रहता है? ऑफकोर्स नॉट। ये जो जिंक स्पेल्टर है वो 95 to 98% प्योर रहता है, मतलब से हमारे पास में 2-5% ही ये बाकी वाले मेटल है, ठीक है ना। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो भी थोड़ी बहुत रहेगी वो डिज़ोल्व होके सोल्यूशन में तैरेगी। ओके, अब सवाल आता है जिंक के ऊपर, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल अगर मान लीजिए अपने कंज्यूम हो गए तो अब कौन आएगा, अब किसका नंबर? अब तो जिंक ही चलते रहेगा, क्योंकि जब तक जिंक है तब तक लेस रिएक्टिव मेटल तो सल्फेट से जुड़ने वाले नहीं है। तो क्या होता है ना कि लेस रिएक्टिव मेटल है वो तो सल्फेट से जुड़ते ही नहीं है, तो जब ये रॉड धीरे धीरे डिज़ोल्व होते रहता है ना ऐसे ऐसे करके, तो उसमें क्या होएगा कि जो भी मान लीजिए गोल्ड और प्लेटिनम जैसी इम्प्योरिटी रहेगी वो यहाँ पर नीचे जमा होते जाएगी, नीचे गिर जाएगी। क्यों नीचे गिर जाएगी? ऐसे प्रेसिपिटेट के तौर पे नीचे गिर जाएगी। ये आपका रॉड जैसे जैसे डिज़ोल्व होते जाएगा, ये रॉड जो है ना ये बाद में धीरे धीरे डिज़ोल्व होकर इतना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी रहेगी, कौन सी इम्प्योरिटी? लेस रिएक्टिव मेटल की इम्प्योरिटी, ये यहाँ पर नीचे जमा हो रही है। इसको हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं? एनोड मड। कहने के लिए तो ये मड है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम होता है। अगर आप गोल्ड और प्लेटिनम को वहाँ से सेपरेट कर लो तो आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का खर्चा ऐसे ही निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे जिंक की जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रही है उसमें जो भी आपको इम्प्योर जो एनोड मड मिलता है वो खास इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर इत्यादि उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया। अभी चले यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे कंक्लूडिंग पॉइंट्स में क्या हुआ कि हमें एनोड पे क्या करना है, इम्प्योर मेटल लेनी है। तो इम्प्योर मेटल को एनोड पे लगा दिया जाए, सेम मेटल दैट इज़ अ प्योर मेटल को कैथोड पे लगा दिया जाए। ये कंपलसरी नहीं है, आप दूसरे भी मेटल ले सकते हो, क्योंकि कैथोड एनीवेज डिज़ोल्व होने वाला नहीं है, एनोड डिज़ोल्व होते जाता है, ठीक है। एनोड डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या? फिर नया एनोड लगाने का, बराबर है। और इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर हम क्या लेंगे? सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल। इसको कहते हैं हम लोग एनोडिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं? एनोडिक सोल्यूशन। मतलब अगर आपका जिंक का प्योरिफिकेशन चल रहा है ना, तो आपको सोल्यूशन में जिंक सल्फेट लेना है, कॉपर सल्फेट नहीं लेना है। कॉपर की रिफाइनिंग चल रही होगी तो कॉपर सल्फेट लेना है, बराबर है ना। जिसकी रिफाइनिंग चल रही है, मैग्नीशियम की रिफाइनिंग चल रही है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट लीजिए, या कोई भी सॉल्ट, नॉट ओनली सल्फेट, यू कैन टेक द अदर सॉल्ट ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेरिमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द द रॉ मटेरियल। बट हियर व्हाट आई वांट टू से इज दैट यू हैव टू से एनोडिक सोल्यूशन। मतलब अगर जिंक की रिफाइनिंग हो रही है तो उसमें सॉल्ट आपको जिंक का ही लेना है। ओके, समझ गए ना। तो ये तीन बातों को याद रखिए, एनोड पे क्या लेना है, इम्प्योर मेटल, कैथोड पे क्या लेना है, प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेना है, एनोडिक सोल्यूशन, मतलब एनोड वाला ही मेटल का सोल्यूशन लेना है, ठीक है। और ये एनोड बड के बारे में मैंने बता दिया, इसमें जो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर जैसी मेटल्स होती है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाद में। और ये मेथड का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जिंक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आता है जोन रिफाइनिंग। क्या आता है? जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग जो है ना, दिस इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, बराबर। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि जो हमारे पास में मान लीजिए अगर एक सॉलिड सैंपल है और उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटी है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इस सॉलिड को सबसे पहले तो डिज़ोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद में, मतलब गर्म करते हैं उसको, गर्म करके पूरा डिज़ोल्व कर देते हैं, तो उसमें जो इम्प्यूरिटी है वो डिज़ोल्व नहीं होती है। ऑब्वियसली इम्प्यूरिटी डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। तो इम्प्यूरिटी डिज़ोल्व नहीं होती है, और फिर क्या करना है आपको, उसको ठंडा पड़ने देना है। तो जब वो ठंडा पड़ने लगता है तो क्या होता है कि उसमें क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए शक्कर को आपने पानी में गर्म करके डिज़ोल्व किया, फिर आप रहने दीजिए, तो आपको देखेगा कि बाद में जब ठंडा होने लगेगा तो शक्कर के दाने दाने जो रहते हैं ना, वो धीरे धीरे ऊपर क्रिस्टल बन के तैरने लगेंगे, और जो इम्प्यूरिटी रहेगी वो नीचे नीचे जमा हो जाएगी, और आप ऊपर ऊपर से उस क्रिस्टल्स को निकाल लेंगे तो आपको प्योर शुगर मिल जाती है। तो सेम यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये जो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल है ना, उसमें आप जोन रिफाइनिंग करा रहे हो, तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले इम्प्योर मेटल की एक रॉड लेनी है। दिख रहा है ये रॉड, ठीक है, ये इम्प्योर मेटल की रॉड है, पूरा का पूरा इम्प्योर मेटल है। और फिर हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक हीटर लेना है जो कि सर्कुलर फॉर्मेट में, बराबर, रिंग है, रिंग की तरह है ये, बराबर है।
ऑब्वियसली ये खाली एक स्कीमेटिक डायग्राम है समझने के लिए, उसकी अरेंजमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट वे में होगी, वायर वायर से कनेक्टेड रहेगा, ये सब में कॉइल्स रहेंगे। ये तो खाली मैंने आपको समझा दिया है ऐसा कि एक सर्कुलर हीटिंग कॉइल है। अब यहाँ से उसकी शुरुआत होती है, बराबर है। फिलहाल के लिए प्योर मेटल को इग्नोर मारो, ये कॉइल को यहाँ इमेजिन करो, इधर इमेजिन करो, कर रहे हो, इसमें काफ़ी इमेजिनेशन लगेगा, ज़रा ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पर जब आप इसको गर्म कर रहे हो, मतलब कॉइल जब इसकी इस पॉइंट पे रहेगा, तो ये वाली जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये गर्म होने लगेगा, क्योंकि कॉइल कहाँ पर है, फिलहाल यहाँ पर है, ठीक है। जब कॉइल यहाँ पर रहेगी तो ये वाली हिस्सा उसका गर्म हो रही है। तो जब गर्म होता है तो क्या होता है, तो अंदर जो है मेटल है वो थोड़ा थोड़ा लूज़ होने लगता है। एकदम भी ऐसा नहीं करना कि पूरा मेल्ट होके लिक्विड बन के गिर जाए, इतना मेल्ट नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो उसको आपने काफ़ी रेड हीट करना होता है, ठीक है। तो जब रेड हीट करोगे तो उसमें क्या होता है ना कि जो इम्प्यूरिटी रहती है ना, और जब कोई भी चीज़ मेल्ट होती है तो एक्सपैंड होती है, बराबर है। तो जब ये मेल्ट होता है ना तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होने लगता है, और जो इम्प्यूरिटीज़ रहते हैं उनके लिए यहाँ वहाँ मूव होना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्यूरिटी का मूव होना आसान हो गया। और याद रहे, कोई भी चीज़ यही चाहता है, नेचर के अंदर रैंडमनेस किसी का भी नेचुरल स्टेट है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग क्लासरूम में बैठे रहते हो, तो सर आएंगे तब आप क्लासरूम में डिसिप्लिन वे में बैठे रहोगे। डू यू रिमेंबर दैट? मैं क्लास के बाहर जाता था और फिर आप लोग गड़बड़ करने लगते थे। फिर हमने बोला था कि कोई भी चीज़ नेचुरली हमेशा रैंडमनेस में जाना पसंद करती है ना। चलिए, होपफुली आपको याद हो वो, और हम फिर से मिलेंगे और फिर से ये सब मस्ती करेंगे, होप्स जल्द से जल्द। तो ये हमने क्या लिया हुआ, एक सर्कुलर रिंग लिया हुआ है, बराबर है। इसमें क्या हो गया कि जब आपने इस एरिया को गर्म किया तो यहाँ पर जो मेटल था वो मेल्ट हुआ और इम्प्यूरिटी आपके वहीं पर है। और जैसे ही ये रिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बराबर है, ये रिंग को क्या करना है, ये रिंग जो है ना, ये रिंग धीरे धीरे मूव होने लगती है। क्या होने लगता है, ये रिंग धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव होता है। तो जैसे जैसे रिंग यहाँ पर पहले थी तो ये वाला रीजन रेड हॉट था। अब जैसे ये रिंग आगे मूव करेगी तो उसका बाजू वाला रीजन रेड हॉट होएगा, और पिछला वाला जो रीजन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिछला वाला जो रीजन था वो क्या हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो जब वो नॉर्मल होएगा तो क्या होएगा, ये कंटिन्यूसली रिंग आगे बढ़ते जा रहा है ना, कंटिन्यूसली रिंग जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। तो जो इम्प्यूरिटी है वो उसी रेड हॉट रीजन में रहना पसंद करते हैं। तो क्या होता है ना कि इम्प्यूरिटी भी आपके साथ साथ चलती है। जैसा जैसा आप रिंग आगे लेके जाते हो ना, तो नया रीजन मेल्ट होता है और पुराना रीजन वापस से सॉलिडिफाई होता है। तो जब वो सॉलिडिफाई होते रहता है ना, तो इम्प्यूरिटी उसके अंदर नहीं जाएगी, इम्प्यूरिटी उसी मोल्टन रीजन में रहना पसंद करती है। तो इसका जो मेन फंडा है वो यही है, प्रिंसिपल इज दैट इम्प्यूरिटी टेंड्स टू बी इन द मोल्टन रीजन। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इम्प्यूरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल इन मेल्ट देन द सॉलिड, मतलब इम्प्यूरिटी मोल्टन रीजन में रहना पसंद करती है। तो जैसे जैसे ये सर्कुलर कॉइल आगे बढ़ती है वैसे वैसे नया एरिया मेल्ट होते जाता है और पुराना एरिया सॉलिडिफाई होते जाता है। तो जब पुराना एरिया सॉलिडिफाई होता है तो इम्प्यूरिटी वहाँ पर रहना ही नहीं चाहेगी। जैसे कॉइल आगे बढ़ रही है तो उसके साथ वो भी आगे बढ़ेगा, बराबर। तो जैसे जैसे कॉइल आगे बढ़ेगी तो क्या होएगा, इस तरफ का जो कॉइल के पीछे वाला हिस्सा है वो प्योर मेटल बनते जाएगा, और इम्प्यूरिटी उस कॉइल के जो नीचे वाला रेड हॉट रीजन रहेगा उसी के साथ आगे बढ़ती जाएगी। और एट द एंड यहाँ ये वाला जो हिस्सा बचेगा, यहाँ पर सारी इम्प्यूरिटी फाइनली जमा होकर हम छोड़ देंगे। इसी तरह से इस कॉइल को सेवरल टाइम घुमाया जाता है। इससे क्या होता है कि सारी इम्प्यूरिटी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव होके इस कॉर्नर में जमा हो जाएगी, और आपका ये जो एक जोन रहेगा, इतना जोन, ये जोन आपका प्योर हो गया। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं जोन रिफाइनिंग। फिर इस मेटल को यहाँ से कट कर देंगे, ये इम्प्योर वाला साइड कर दो, उसको वापस से रिफाइनिंग के अंदर लेंगे, और ये वाला आपका हिस्सा प्योर हो गया, है ना आसान। इसको हम क्या कहते हैं, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग इज़ अ अल्ट्रा प्योरीफिकेशन मेथड। आपको इससे 99.999% की प्योरिटी मिलती है, प्योरिटी ऑफ 59। इट इज़ द हाईएस्ट प्योरिटी दैट कैन बी अचीव्ड बाय एनी प्योरीफिकेशन मेथड सो फार डिस्कवर्ड, बराबर है। तो जोन रिफाइनिंग जो है उससे अल्ट्रा हाई प्योर मेटल्स जो है वो हमें मिलता है। रादर आई वुड से अल्ट्रा हाई प्योर सेमी मेटल, क्योंकि जोन रिफाइनिंग का जो खास इस्तेमाल है वो सेमीकंडक्टर्स जो है आपके उनके लिए होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम, ये याद करिए, बराबर है। ये सारे जो आपके मेटलॉइड वाली जो कैटेगरी में फिट बैठते हैं ना, ये सारे जोन रिफाइनिंग से ही प्योर किए जाते हैं। इट इज़ अ अल्ट्रा प्योरीफिकेशन मेथड। ओके, समझ में आ गया।
अभी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आप रिंग जो है ना, वो रिंग को यूनिडायरेक्शनल घुमाना होता है। मतलब आपने यहाँ से उसको घुमाया और मतलब ए डायरेक्शन में आप उसको लेके जा रहे थे, फिर वापस से ए डायरेक्शन में उल्टा लेके आओगे तो तो इम्प्योरिटी वापस इस तरफ आएगी। तो ऐसा नहीं करना। इम्प्योरिटी को आपको एक तरफ, मतलब रिंग को जो है गर्म करते हुए उधर ले जाओ और फिर से रिंग को यहाँ से डाल के उधर ले जाओ, फिर से रिंग को यहाँ पर ले जाओ। तो इस तरह से सेवर। ये ना एक आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। क्या पता है, हम लोग घर पे झाड़ू निकालते तो क्या करते हैं, जैसे झाड़ू निकालते जाते हैं वैसे वैसे इम्प्योरिटी आगे बढ़ते जाती है। यस और नो? डिट्टो वैसा है। इम्प्योरिटी यहाँ पर थी, आप उसको कॉइल की मदद से झाड़ू लगा रहे हो है ना, एकदम आसान। ओके, सो कॉइल की मदद से आप झाड़ू लगा रहे हो तो क्या होएगा, ये जो भी इम्प्योरिटी रहेगी वो धीरे धीरे आपकी जो पूरा ये जो रीजन है वो यहाँ से इधर इम्प्योरिटी आके जमा हो जाएगी। फिर से यहाँ ले आओ, फिर से ये बराबर जो रेड हॉट रीजन है उसी के अंदर इम्प्योरिटी रहना पसंद करती है। तो जैसे जैसे कॉइल पे ये रेड हॉट रीजन आगे बढ़ता है वैसे वैसे इम्प्योरिटी भी उसके साथ में आगे बढ़ती है। ठीक है, ये देखो जहाँ पर रेड हॉट रीजन है इम्प्योरिटी उसी के साथ आगे बढ़ेगी एंड धीरे धीरे ये यहाँ पर जमा हो जाएगा। डिड यू फॉलो दिस? तो ये आपका हो गया जोन रिफाइनिंग। खास इसके ऊपर सवाल आता है भाई जोन रिफाइनिंग किसके लिए है? तो जोन रिफाइनिंग किसके लिए है? सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमी मेटल्स के लिए। ठीक है ना। चलिए अगला है अभी वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में दो एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। एक है मॉन्ड्स प्रोसेस और दूसरा है वेन आर्कल मेथड। ठीक है, अभी इसके अंदर जो मेन बातें हैं, पहले वेपर फेज रिफाइनिंग किसके ऊपर आधारित है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वॉलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर। मतलब पहले उसको आपको गर्म करके उसको वॉलेटाइल बनाना होता है और वो इवापोरेट होते हैं और देन जो इवापोरेटेड जो कंपाउंड रहता है ना मेटल का, उसको हम साइड में लेके फिर डिकम्पोज करते हैं जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाती है। इसमें सबसे पहला तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि मेटल शुड फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड विद द अवेलेबल रिएजेंट। बराबर है। और दूसरा जो है वॉलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट वी कैन रिकवर द मेटल इजीली। इट इज़ एज गुड एज कि आपके पास में मान लीजिए एक मेटल था, आपने उसको एक्स के साथ में जोड़ दिया, बराबर, मतलब इसका भी कंपाउंड बन गया। और फिर आप, और ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए? वॉलेटाइल होना चाहिए, उड़ना चाहिए। और फिर आप इसको साइड में ले लीजिए, बराबर है, और साइड में लेके उसको वापस से आप थोड़ा गर्म कीजिए तो ये ब्रेक हो जाएगा, आपको मेटल वापस से मिल जाएगी। समझा? नहीं सर, अच्छे से बाउंसर गया। अरे बाबा, आपके पास में पहले मेटल है कि इम्प्योर मेटल है? इम्प्योर मेटल है। अभी इस इम्प्योर मेटल को क्या करने का, आपको किसी एक एक्स कंपाउंड के साथ में ट्रीट करना है। ठीक है, तो इससे एम और एक्स रिएक्ट करेंगे और उसका बन जाएगा एम एक्स। अब ऑब्वियसली जो इम्प्योरिटी, इसमें जो ऑब्वियसली जो इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट नहीं कर रही है। अगर इम्प्योरिटी भी रिएक्ट करेगी फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इम्प्योरिटी भी अगर उसके साथ में वॉलेटाइल होकर उड़ रही है तो इस मेथड की कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करने वाले, जो एक्स है वो एम के साथ में रिएक्ट कर रहा है और जो उसका वॉलेटाइल कंपाउंड बना एम एक्स, बराबर। और इस एम एक्स को आप साइड में लोगे और वापस से उसको डिकम्पोज करोगे। जब इसको डिकम्पोज करोगे तो एम अलग हो जाएगा और एक्स अलग हो जाएगा, बराबर है। तो सवाल आएगा सर ये भूत जैसा आपने किया, क्यों पहले एम को एक्स के साथ जोड़ा फिर वापस से तोड़ा? अरे भाई, पहले जब जोड़ा तब वो इम्प्योर था, जब तोड़ा तभी आपको प्योर मेटल मिल रहा है ना। पहले वो आई एम प्योर था, आई एम प्योर एम था, अभी ये पूरे के पूरे एम मिल गया आपको, प्योर वाला मिल गया, है ना। तो यही है आपका क्या, वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या है ये आपका? चलिए तो एग्जांपल हम लोग अभी इसके अंदर देख लेते हैं, बराबर, आपको समझ जाएगा। मॉन्ड्स प्रोसेस देखते हैं। तो मॉन्ड्स प्रोसेस में देखो क्या है ना कि पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर है ना निकल पाउडर डालना है। ये निकल ऑब्वियसली प्योर है कि इम्प्योर है? ऑब्वियसली इम्प्योर है। प्योर है तो हम लोग क्या मजाक थोड़ी ना करेंगे भाई। ठीक है, तो ये निकल जो है वो यहाँ से आपने इसको, एक सेकंड, हाँ बराबर है। तो निकल लिया है और इसके अंदर यहाँ पर इनलेट एक बताया नहीं गया है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो आनी चाहिए, बराबर है। हाँ, इधर से बताया गया है, सॉरी माय मिस्टेक। ये रहा ना ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है और यहाँ से निकल पाउडर आ रहा है, और ये जब दोनों अंदर यहाँ पर गए तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में रिएक्शन होएगा, जिसका बन जाए, इससे कॉम्प्लेक्स बन जाता है NiCO4, बराबर। निकल टेट्रा कार्बोनिल, CO मतलब कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहा जा रहा है, और 4 है इसके लिए मैंने क्या कह दिया, टेट्रा कार्बोनिल।
तो निकल टेट्राकार्बोनिल जो है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग हीटिंग भी कर ही रहे हैं साथ में, तो ये वॉलेटाइल होता है। तो वॉलेटाइल निकल टेट्राकार्बोनिल यहाँ पर आपका साइड में जमा हो रहा है, जबकि बाकी मेटल जो रहेगी, इम्प्योर मेटल, वो इसी रिएक्टर के अंदर पड़ी रहेगी। ठीक है, ये जो निकल टेट्राकार्बोनिल है इसको हम लोग साइड में लेंगे, मतलब ये वाले कंपोनेंट के अंदर लिया जा रहा है। ये कंपोनेंट के अंदर हमने निकल टेट्राकार्बोनिल को गर्म किया। निकल टेट्राकार्बोनिल को गर्म किया तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होएगा तो क्या मिलेगा, निकल मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा वो गैस है, उसको हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, मतलब वापस से उसको खींच लेते हैं, बराबर है। तो ये आपको वापस से उसको पुल अप कर देगा और वापस से इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इधर भेजेगा। और जो प्योर निकल मिला है आपको वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्योर निकल जो मिला है आप यहाँ से निकाल सकते हो। अभी ये आर्गन है, हाइड्रोजन है, वो सबको गोली मारो, उसका कोई काम नहीं है अपने को। जो मेन आपको जो ये आपका टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये मैंने आपको ऐसे ही इंटरनेट से लिया हुआ एक डायग्राम है जो आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या किया आपने, निकल पाउडर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, जिससे क्या बन गया, NiCO4 बना। और NiCO4 को आपने क्या किया, NiCO4 को आपने यहाँ से साइड में लेके डिकम्पोज किया, जिससे निकल मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिसाइकल हो रहा है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चलिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस को देख लेंगे। अच्छा, रिएक्शन इसमें, हाँ ये रहा। तो Mond process for refining nickel. In this process, nickel is heated in a stream of carbon monoxide, forming a volatile complex. ओके, निकल टेट्राकार्बोनिल। तो NiCO को हमने 330 to 350 केल्विन तक गर्म किया, इससे NiCO4 बना। फिर जो निकल कार्बोनिल है उसको साइड में लेंगे हम लोग और उसको ज़्यादा गर्म करेंगे। पहले 330 to 350 था, अभी 350 का कर देना है 450 to 470 तक उसको गर्म करना है। पर टेम्परेचर रफली याद कर लीजिए, इसमें 350 इसमें 450 तो भी चलेगा, क्योंकि आपको थियोरी में तो ये टॉपिक लिखना है नहीं। तो 350 और 450 ऐसा याद कर लीजिए तो भी परवड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, निकल टेट्राकार्बोनिल। क्या बन गया, निकल टेट्राकार्बोनिल। और उसको साइड में लेने का, हीट करेंगे, डिकम्पोज हो जाएगा 450 पे, और आपको क्या मिलेगा, प्योर निकल मिलेगा। ठीक है, इसका नाम है मॉन्ड्स प्रोसेस। प्रोसेस का नाम मत भूल जाइएगा, क्या नाम है, मॉन्ड्स प्रोसेस। तो चलो बाकी सब भूल जाओगे तो भी इतना तो याद रखोगे ना, दो बातें याद रख लीजिए। एक, निकल के प्योरीफिकेशन के लिए हम लोग मॉन्ड्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो कि वेपर फेज रिफाइनिंग है। और दूसरा, उसका ट्रीटमेंट हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं, जिससे बनता है निकल टेट्राकार्बोनिल। है ना, एकदम आसान। चलिए अगला है वेन नार्कल मेथड। अभी ये वेन नार्कल मेथड क्या होता है, तो ये भी सेम वेपर फेज रिफाइनिंग जैसा ही है, और इसके अंदर हम लोग जो मेथड यूज़ करें वो जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए है। देखो बच्चों, आप बाकी से भूल जाओगे ना तो भी परवड़ेगा, बट इट यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट दैट इट इज़ यूज्ड फॉर विच मेटल, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ आस्क्ड सो मेनी टाइम, दैट वेन नार्कल मेथड जो है वो किस मेटल्स के लिए है। तो जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, ZR एंड TI, ओके, इसके लिए है। अभी इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो मेटल रहती है ना, क्रूड मेटल, इट इज़ हीटेड इन इवैक्यूएटेड वेसल विद आयोडीन। आयोडीन के साथ में उसको आपको ट्रीट करना होता है। ठीक है, और उसको क्या करेंगे बाद में, जब वो रिएक्ट करेगा तो उसका बनेगा ZrI4। अगर टाइटेनियम रहेगा तो TiI4 बनेगा। ओके, जर्कोनियम रहेगा तो क्या बनेगा, ZrI4, और टाइटेनियम रहेगा तो क्या बनेगा, TiI4, बराबर है। दोनों जर्कोनियम और टाइटेनियम में दोनों एक ही फैमिली के हैं, बराबर। फैमिली नंबर 4, पहला आपका 3rd नंबर फैमिली में स्कैंडियम है, स्कैंडियम के बाजू में ही टाइटेनियम है, बराबर है। वैसे ही उसके नीचे ही हीट्रियम और उसके बाद में जर्कोनियम, तो टाइटेनियम एंड जर्कोनियम एक ही फैमिली वाले हैं। ओके, 4 नंबर फैमिली, इसीलिए उसका वैलेंसी भी 4 है। और जर्कोनियम जो है वो 4 आयोडीन के साथ में जुड़ गया और उसका एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना ZrI4। ZrI4 को हम लोग साइड में लेंगे और डिकम्पोज करेंगे। इसके डिकम्पोज करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1800 केल्विन तक उसको गर्म किया जा रहा है, और ये जो हीटिंग है वो इलेक्ट्रिकली हो रहा है, इसके लिए उसको आर्कल बोलते हैं। आर्क जो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक आर्क, इसके लिए उसका नाम है वेन आर्कल मेथड। ओके, तो द प्योर मेटल इज़ दस डिपॉजिटेड ऑन द फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर जर्कोनियम जो है वो डिपॉजिट होते जाएगा। इज़ दैट क्लियर? और आयोडीन उसमें सेपरेट हो गया। तो इस तरह से आपने प्योर मेटल ऑब्टेन किया। तो अगेन आपको जो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही याद करना है कि इस मेथड का इस्तेमाल जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाया जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की आयोडीन, ऑफकोर्स आयोडीन। और जो कॉम्प्लेक्स मिला जर्कोनियम आयोडाइड, उसको कितने टेम्परेचर पे हमने डिकम्पोज किया, 1800। इसके पहले जो निकल कार्बोनिल था वो कितना था, 450, बराबर है। तो हो गया ना। अभी आपको फंडामेंटल की 2 लाइन याद आ रही है। पहली कंडीशन क्या थी कि उसका वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था, वो वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स इजीली डिकम्पोज होना चाहिए।
है ना। तो ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं मेटल के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स जो वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस दौरान इम्प्योरिटी का भी वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो ये मेथड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओके वैसे आपको वो ऐसा कभी नहीं देगा, ये मेटल्स ले लो और आप डिसाइड करके बताओ कि इसका रिफाइनिंग कैसे करेंगे। आपको सिर्फ उसी मेटल के बारे में पूछा जाएगा जिसके एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर मैंशनड है। इज़ दैट क्लियर? तो खास याद रखिए। चलिए आगे, तो आखिरी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। हालांकि मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस मेथड का कोई खास ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दोज मेटल्स विच आर ऑब्टेन्ड इन ट्रेसिस। ट्रेसिस मतलब जो नेचर में एकदम बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे कि लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये सब ज़मीन के अंदर से पाए जाते हैं। नहीं, ज़्यादातर एक्टिनॉइड वगैरह वो सब तो मैन मेड एलिमेंट ही है, लेकिन जो भी ज़मीन में पाए जाते हैं लैंथेनॉइड, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नेचुरली अकरिंग जो लैंथेनॉइड्स रहेंगे तो वो ज़मीन में बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ट्रेसिस में पाए जाने वाले मेटल्स के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल होता है। और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का जो फंडा है, मेन फंडा है, वो है सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। बट बाकी जो एनालिटिकल टेक्निक है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, उसके अंदर तो क्रोमेटोग्राफी का भयंकर इस्तेमाल होता है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और क्रोमेटोग्राफी के कई सारे हाईली एडवांस्ड वर्जन है ना, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स है क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी, बराबर है। वी यूज टू हैव अ सेपरेट सब्जेक्ट इन आवर कॉलेज टाइम, सेपरेट सब्जेक्ट एज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। सो आप समझ सकते हो कितना डिटेल्ड रहेगा वो। और तो मोस्ट एडवांस टेक्निक ऑफ सेपरेशन है ये। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। अभी इसको बच्चे एब्जॉर्ब कर देते, कभी एब्जॉर्ब मत करना, इसको एड है, डी देख रहे हो ना, एडजॉर्ब है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑन एडजॉर्बेंट। अभी पहले तो एडजॉर्बेंट कौन सा है और ये कौन सा मैं क्या बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, घर पे करना अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। क्या करना पता है आपको? आपको है ना क्या करना है, एक चौक लेना है। क्या लेना है? एक चौक। ओके, ये हमने चौक ले लिया और चौक के यहाँ पर इस तरफ थोड़ा सा, इतने, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, रेड कलर, स्केच पेन आपके पास में हो तो ग्रीन कलर, स्केच पेन आपके पास में हो तो ब्लू कलर, और अगर आपके पास में स्केच पेन हो तो ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने, सारे कलरफुल स्केच पेन यहाँ पे एक के ऊपर एक लाइन बना दीजिए, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन बना दीजिए। अभी क्या करो, एक वेसल लीजिए और उस वेसल के अंदर आपको पानी भरना है। कितना पानी भरना है? सिर्फ इतना, ताकि वो चौक की जो लाइन है वो पूरी तरह से डूब नहीं जानी चाहिए, ठीक है। चौक की जो लाइन है वो पूरी तरह से डूब नहीं जानी चाहिए, ओके, डूबनी नहीं चाहिए, नहीं तो डुबा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होगा, उस चौक को ऐसे ही पड़े रहने दो। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो चौक है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और पानी जो है कैपिलरी एक्शन की मदद से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो जब पानी इसके ऊपर राइज होता है तो इसके साथ में जो स्केच पेन होता है, आप जानते हैं स्केच पेन जो अपने वाटर सॉल्युबल ही होता है, तो जो ये स्केच पेन है वो भी पानी के साथ में धीरे धीरे ऊपर मूव होने लगता है। तो जब ये ऊपर मूव होता है तो क्या होता है ना कि इसके अंदर आपने 3-4 अलग अलग कलर यूज़ किए थे, जिसमें अलग अलग तरह के डाइज यूज़ होते हैं। और ये सभी डाइस की चौक के साथ में इंटरेक्ट करने के, चौक के ऊपर एड्जॉर्ब भी हुए ना, जमा हुए ना चौक के ऊपर, वो रिएक्ट तो नहीं हुए उनके साथ में, खाली जमा हुए, तो सबकी एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग है। तो जिसकी एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कहना से वो स्लोली मूव करेगा। जिसकी एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा है वो स्लोली मूव करेगा, और जो कम एड्जॉर्ब हो रहा है वो फटाफट ऊपर भागेगा। तो जो कम एड्जॉर्ब हो रहा है, लेट्स से ग्रीन कलर था वो कम एड्जॉर्ब हो रहा था तो वो काफ़ी ऊपर भाग गया, और जो येलो कलर था वो और भी कम एड्जॉर्ब हो रहा है तो वो तो और ऊपर भाग जाएगा। बराबर सर, आपने येलो लिया ही नहीं था, शट अप, बराबर है। तो ये येलो वाला कलर और ऊपर भागेगा। और मान लीजिए अगर रेड कलर था वो स्लोली जा रहा था तो रेड कलर उधर आपको इधर उसके बैंड्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से देखो तीनों लेयर सेपरेट हुए कि नहीं हुए?
ये फंडामेंटल समझने के लिए, एक्चुअल में ऐसा चौक नहीं लिया जाता है, इसको मैं मेरी भाषा में चौक क्रोमेटोग्राफी कहता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि आपने तीनों लेयर को सेपरेट कर दिया। पहले आपने तीनों लेयर को मिक्स लिया था ना, तो आपने अभी क्या किया, तीनों लेयर सेपरेट हो गए, बराबर है। तो ऐसा ही चीज़ क्या होता है ना कि रियलिटी में क्या किया जाता है, रियलिटी में हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लिया जाता है, ग्लास ट्यूब है बड़ा सा, बराबर है। इस बड़े से ग्लास ट्यूब के अंदर हमने कुछ मटेरियल भरा हुआ है। ये मटेरियल हमारा एड्जॉर्ब करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर हमारा चॉक कर रहा था ना एड्जॉर्प्शन का काम, वैसे यहाँ पर हमने एक मटेरियल भरनी है। इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट, क्योंकि ये एड्जॉर्ब करने वाला है। जो सरफेस केमिस्ट्री जानते हैं ना उनको ये पता है। अरे हाँ ना, सरफेस केमिस्ट्री में ये था शायद, लेकिन पता नहीं आपने किया कि नहीं, मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपने इसके अंदर एड्जॉर्बेंट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, हाँ, और ये यहाँ पर आपका इसका चाबी है, की है इसको ओपन करने के लिए पाइप को, ठीक है। तो एड्जॉर्बेंट इसके अंदर भरा हुआ है और हमारे पास में एक ऐसा सोल्यूशन है या एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर है ना 3-4 चीज़ें अलग अलग मिक्सड है। ओके, 3 to 4 डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स आर मिक्सड। यू कैन कंसिडर दिस इज अ प्लांट का जो अपना लीफ रहता है ना, बायो के बच्चे तो जानते हैं लीफ में बहुत सारे कलरफुल कंपाउंड होते हैं। क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर होता है, जेंथोफिल होता है येलो कलर होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो सबसे पहले प्लांट के लिए ही यूज़ हुई थी, बराबर है। तो स्वेट नाम का कोई बाबा थे, उन्होंने जब ये प्लांट के जो कंपोनेंट थे उसको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो मान लीजिए हमारे पास में प्लांट के 2-3 अलग अलग कंपोनेंट है। एक ब्राउन कलर के कंपोनेंट है, एक येलो कलर का है और एक क्या बोलते हैं अपना रेड कलर का है, और तीसरा जो है वो ऑरेंज, चौथा है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो इस तरह के कलरफुल हमारे पास में पिगमेंट्स है, उसके अंदर कलरफुल पिगमेंट्स है। तो हमने क्या किया है, कलरफुल पिगमेंट वाले मिक्सचर के अंदर एक सुटेबल सॉल्वेंट लिया। अब ये सुटेबल सॉल्वेंट आपको हमेशा फ़िलहाल के लिए यही बोलना है, सुटेबल सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट जो रहता है वो असल में क्या रहता है कि सॉल्वेंट होता है या कुछ सॉल्वेंट के मिक्सचर्स होते हैं। अब ये सॉल्वेंट का कौन सा मिक्सचर होता है, उसकी क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, ये एक बहुत बड़ा डिटेल्ड साइंस है जिसके ऊपर हमें फ़िलहाल जाना नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्कोप में नहीं है। लिमिटेशंस आपको खाली इतना ही दिया हुआ है कि टेक्निक कहाँ यूज़ होती है, दैट्स इट। ये तो मैं आपको पूरी टेक्निक फिर भी इलैबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सॉल्वेंट की हमने एक मिक्सचर लिए, एक सूटेबल सॉल्वेंट लिया गया है। इस सूटेबल सॉल्वेंट को आप जब ये जो भी आपकी क्लोरोफिल, जेंथोफिल जो भी था उसको डिज़ोल्व कर दीजिए, बराबर। और ये डिज़ोल्व किया हुआ पार्ट आप यहाँ पर इसके अंदर डालिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है उसको, और ऊपर से फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सी और जो आपने जो सॉल्वेंट ली थी ना, वो सेम सॉल्वेंट यहाँ से डालते रहो, ठीक है। ये सेम सॉल्वेंट जब आप डालते जाओगे ना, देखो शुरू में हमको नहीं पता था कि इसके अंदर ऐसे कलरफुल क्लोरोफिल, जेंथोफिल, ये सारे कलरफुल कंपोनेंट है। शुरू में तो हमको खाली इतना ही पता था कि प्लांट के अंदर कुछ कलर कंपोनेंट्स है। तो उन कलर कंपोनेंट वाले मिक्सचर को हमने यहाँ पर भर दिया है, और अब यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डाल रहे हैं। तो जब ये सॉल्वेंट हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो क्या होएगा, सॉल्वेंट जब इसके अंदर डालेंगे तो क्या होने लगेगा, सॉल्वेंट जब डालेंगे तो सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे की डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। सॉल्वेंट धीरे धीरे मूव होएगा। ये पाइप, ये अगर आप चाबी यहाँ से खोलोगे तो सॉल्वेंट नीचे गिरने लगेगा, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मूव होता है तो उसको हम कहते हैं मोबाइल फेस। और क्योंकि आपके ये जो ट्यूब के अंदर जो भी हमने सिलिका वगैरह जो भरा हुआ था वो तो फिक्स ही है वहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेस। क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेस। मतलब जो मूव नहीं होएगा वो हो गया स्टेशनरी फेस, और जो मूव हो रहा है वो हो गया मोबाइल फेस। तो जब आपने एक सॉल्वेंट इसके अंदर डाली तो ये जो सारे पिगमेंट है वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव होने लगे। तो जो पिगमेंट ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है वो स्लोली मूव होएगा, और जो पिगमेंट कम मूव हो रहा है, मतलब कम एड्जॉर्ब हो रहा है, वो फटाफट मूव करेगा। तो हमने थोड़ी ही देर में देखा, क्या देखा, ये देखा कि उसके अंदर आपको है ना तरह तरह के कलरफुल बैंड नज़र आने लगे, बराबर। एक येलो बैंड नज़र आया, फिर थोड़ी बार आगे देखा तो यहाँ कहीं पर हमें ग्रीन कलर का बेल्ट नज़र आ गया, फिर हमने कहीं पर देखा तो हमें पिंक कलर का बेल्ट नज़र आया, ठीक है। तो ऐसे पिंक तो चलो मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर जो कलर्ड कंपोनेंट थे वो सारे कंपोनेंट यहाँ पर आपको सेपरेट दिखाई देंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो क्योंकि सबसे पहली बार जब ये टेक्निक हमने यूज़ करी
सबसे पहली बार जब हमने टेक्निक यूज़ करी थी वो प्लांट के लिए यूज़ करी थी, और यहाँ पर हमने कलर्स को देखा, सेपरेट कलर्स, जो शुरू में कलर नहीं दिख रहे थे लेकिन बाद में वो कलर एकदम सेपरेट होके ज़ेंथोफिल येलो कलर के कंपोनेंट अलग दिख गए, ऑरेंज कलर वाले अलग दिखने लगे, ग्रीन वाले अलग दिखने लगे, तो कलर्स दिखने लगे। कलर्स को कहा जाता है क्रोम, और इसीलिए और हमने यहाँ पर कलर्स को प्लॉट किया ना, इसीलिए इस टेक्निक का नाम दिया गया क्रोमेटोग्राफी। समझ में आया नाम क्यों ऐसा दिया क्रोमेटोग्राफी? क्रोम मतलब कलर, तो कलर्स को प्लॉट करना। हालांकि आज की तारीख में विद द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक यूवी रेज एंड एक्सेट्रा, वी कैन इवन डू दिस टेक्नोलॉजी फॉर अ नॉन कलर कंपाउंड। पर सर कंपाउंड कलर्ड नहीं रहेंगे तो हमें कैसे दिखेंगे? अरे भाई हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन मशीन तो देख सकते हैं ना। तो मशीन्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वगैरह की मदद से, आईआर जो रहता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस वगैरह है, तो उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो ये कलरलेस कंपाउंड भी जो हमें कलरलेस दिख रहे हैं, हमारी आंखों के लिए जो कलरलेस है, उनको भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं और उनको अंडर दैट रेडिएशन देखा जा सकता है। इज़ दैट वेरी मच क्लियर? तो ये है आपका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। फिर आप सॉल्वेंट डालते जाइए, सिर्फ यहाँ पर अटका नहीं रहेगा। जो ग्रीन वाला है वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, फिर पिंक वाला बाहर निकलेगा, फिर येलो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से आप जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? सो होपफुली आपको अभी ये मोबाइल फेस क्या है समझ में आ गया, और स्टेशनरी फेस क्या है समझ में आ गया, है ना। तो जो एड्जॉर्बेंट होता है वो आपका स्टेशनरी फेज होता है, और जो एड्जॉर्बेट होता है, मतलब जो जाके एड्जॉर्ब होने वाला है, वो आपके मोबाइल फेज के अंदर प्रेजेंट होता है। मोबाइल फेज इज़ नॉट एड्जॉर्बेट, डेफिनेटली हमारे पिगमेंट से वो एड्जॉर्बेट थे, ठीक है। मोबाइल फेज उनको ले जाने का काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने अभी कलरफुल डायग्राम में लिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए हमने एक सैंपल ली हुई है, ई सैंपल के अंदर तरह तरह के कंपोनेंट्स हैं जो हमें नहीं पता कौन कौन से कंपोनेंट है, और यहाँ पर हमने ये पाइप लिया है जिसके अंदर एड्जॉर्बेट भरा है। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूँ, एड्जॉर्बेट के लिए आमतौर पर सिलिका, SiO2 एंड Al2O3 एल्यूमिना, इसका खास इस्तेमाल होता है एज एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट के तौर पर ये एग्ज़ाम में आ चुका है। क्या यूज़ होता है? तो मिट्टी यूज़ होता है, सिलिका और Al2O3। सिलिका एंड Al2O3 आर वेरी गुड स्टेशनरी फेज, बराबर। आज की तारीख में और भी कई तरह के क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जिनकी एड्जॉर्बिंग पावर और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने लगा, ये हमने सैंपल लिया और सैंपल के अंदर हमने फिर ऊपर देखो, ये ऊपर से सॉल्वेंट हमने डाला जो कि मोबाइल फेज है। तो जैसे ही हमने मोबाइल फेज डाला, इसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो भागने लगे, और भाग के आपको देखो दो सेपरेट बैंड दिखाई दे रहे हैं, है ना। उनका सेपरेशन, पहले वो सेपरेट हुए, है ना, थोड़े थोड़े सेपरेट हुए, फिर और ज़्यादा सेपरेट हुए। आप उसमें डालते रहिए सॉल्वेंट, वो और ज़्यादा सेपरेट हो जाएंगे। आपका देखो रेड कलर का कंपोनेंट पहले बाहर आ गया, रेड कलर का कंपोनेंट बाहर आया, और फिर आपको सिर्फ वापस से सॉल्वेंट बाहर आएगा, क्योंकि दोनों में गैप है ना, तो फिर वापस से आपको सिर्फ सॉल्वेंट मिल रहा है, और फिर जब ये ब्लू वाला आएगा तो आपको ब्लू वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने दोनों कंपोनेंट जो थे सैंपल के अंदर, दोनों कंपोनेंट थे, उसको धीरे 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 करके पूरी तरह से सेपरेट कर दिया। यही है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। अभी मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि मैंने पैरासीटामोल बनाया, ये 100% प्योर है। तो पैरासीटामोल अगर आप यहाँ पर डालोगे और उसके अंदर बाद में एक मोबाइल फेस डालोगे, तो जब यहाँ पर मूव होगा तो आपको कितने बैंड दिखाई देने चाहिए? एक बैंड की 3-4 बैंड दिखेंगे। आंसर अगर आपका कंपोनेंट प्योर है तो एक ही बैंड दिखेगा, उसमें 4 चीज़ें अगर मिक्स की हुई तो 4 बैंड दिखेंगे, है ना आसान। तो क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक जो है वो एनालिसिस केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर जो आप क्रोमेटोग्राफी देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये एक मशीन व्यू है उसका। मशीन व्यू में क्या होता है कि यहाँ पर एक पंप रहता है, बराबर है। आमतौर पे मैंने जो भी आपको अभी बताया उसमें ऊपर से आप ऊपर से जो है इसके अंदर आप सॉल्वेंट डाल रहे थे ना। अभी यहाँ पर क्या है, नीचे सॉल्वेंट की टैंक है और ये पंप है, पंप दिख रहा है ना नीचे। ये पंप क्या करेगा, सॉल्वेंट को यहाँ से खींचेगा, कितनी मात्रा में खींचेगा डेफिनेटली वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। तो पंप बाद में यहाँ से, और ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला फ्लो इंजेक्टर है। फ्लो इंजेक्टर मतलब जो सैंपल है जिसके अंदर आपको सेपरेशन करानी है, उस सैंपल को यहाँ से डाला जाता है। फ्लो इंजेक्टर, ये बीच में आप कॉलम देख रहे हो, और कॉलम के आजू बाजू आप ओवन देख रहे हो। ओवन मतलब हीटिंग, मतलब सर ओवन को वहाँ पर तो आपने पहले कॉलम को हीट नहीं किया था,
देखो ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आप उसको हीटिंग करके भी कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हो। तो इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ओवन का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तो ये कॉलम के अंदर जाएंगे और वो लोग सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा ये तो है ना, खाली मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये पूरा पैक रहता है। कैसा दिखता है मैं आपको 2 सेकंड के अंदर बताऊँगा, रुक जाइए। डिटेक्टर जो अपना काम डिटेक्ट करने का कर लेगा, और जो फ्लो मीटर है वो फ्लो को बैलेंस करता है कि कितने फ्लो के अंदर सॉल्वेंट को खींचना है। ठीक है, बराबर है। तो एक बार अब इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर जो इस मशीन आप जो देख रहे हैं, ये एक्चुअल मशीन है जिसका आपने अभी फ्लो चार्ट देखा ना। ये फ्लो चार्ट इस मशीन का है। ओके, और जो डिटेक्टर है इज़ नथिंग बट योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको खाली एक इसके अंदर है ना, इस मशीन के अंदर कहीं तो भी, जैसे आप जेरोक्स के लिए कैसे पेजेस डालते हो वैसे एक इनपुट रहता है। वहाँ पर आपको आपका जो सैंपल है जिसे आपको सेपरेट करना है या जिसको आपको एनालाइज करना है, उस सैंपल को आप यहाँ पर डाल दीजिए। बराबर, इस सैंपल को यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको तरह तरह की बॉटल्स दिख रही है, 1 2 3 4 बॉटल, और यहाँ पर एक बड़ा वाला एम्बर कलर बॉटल दिख रहा है। ये सबके अंदर है ना, ये जो छोटे छोटे बॉटल्स है ना, उसके अंदर हमने सॉल्वेंट भरे हुए। कौन से सॉल्वेंट? XYZ अलग अलग। बराबर, जैसे नॉर्मली यूज़ क्या होता है, हेक्सेन यूज़ होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, और आपके क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है, फिर CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन यूज़ होता है। तो ये सारे कॉमन सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के मिक्सचर्स भी यूज़ होते हैं। तो क्या करना होता है, आपको खाली इस कंप्यूटर पे बैठे बैठे उनको खाली कमांड देना है कि मुझे पैरासीटामोल का ऐसे करना है। तो कई सारे के लिए तो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड उसके पास जानकारी होती है कि कितना सॉल्वेंट कौन सी क्वांटिटी में लेना है। तो सीधा जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, मशीन चालू कर दोगे, तो ये जो सारे जो आपको ये दिख रहे हैं ना सॉल्वेंट कंपोनेंट, वहाँ से जो पंप रहेगा वो सॉल्वेंट को खींच के ये एम्बर कलर बॉटल के अंदर ले जाएगा। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट की मिक्सचर तैयार होगी, और ये सॉल्वेंट मिक्सचर क्या करेगा बाद में, जो आपका फ्लो इंजेक्टर रहेगा उसके थ्रू, मतलब ये देखो ये सॉल्वेंट के बॉटल्स से यहाँ से हमने उस सॉल्वेंट को पंप ने क्या किया, डिलीवरी पंप ने उसको यहाँ से खींच लिया अपने पास में, और बाद में यहाँ से जो सैम्पलर है, ये सैम्पलर ने क्या किया, किसी भी एक सैंपल को उठा लिया है, या आप मैन्युअली भी डाल सकते हो कौन सा आपको सैंपल उसमें डालना है। तो इसके अंदर आप सैंपल डाल दीजिए, और ये सॉल्वेंट उस सैंपल को लेके आगे बढ़ेगा और कॉलम की ओर आगे बढ़ेगा। ये कॉलम देखो उल्टा है, पहले वाले में हम लोग ऊपर से डाल रहे थे और नीचे जमा हो रहा था, यहाँ ये नीचे से यहाँ पर आपको सॉल्वेंट को इंजेक्ट करना है। समझ में आना हो? तो ये पूरा ऑटोमेटेड है, पंप की मदद से हो रहा है। तो इसके अंदर बाद में क्या हो जाएगा, आपको सेपरेशन मिलेगा। बराबर, तो सेपरेट बैंड जो है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मशीन के अंदर घुसना नहीं है, ये सारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। बराबर, डिटेक्टर उसके अंदर जुड़े हुए रहते, देखो ये बीच में डिटेक्टर है, डिटेक्टर ने जो भी डिटेक्ट किया देखो वो सारा डेटा वो कंप्यूटर पे दे रहा है, कंप्यूटर पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटर पे आपको सारी डिटेल दिखाई देंगी कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट दिखाई दिए, और कितनी दूसरे कंपोनेंट है वो कितनी मात्रा में है, मतलब कितनी परसेंटेज इम्प्योरिटी, वो सारी चीज़ें आपको 1 क्लिक के ऊपर पूरा कंप्यूटर के ऊपर मिल जाता है। बराबर, इस टेक्निक को हम HPLC कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मोबाइल फेज़ में गैस भी लिया जाता है, तो उसको गैस फेज़ क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, और जो यहाँ पर जो डिटेक्टर ने डिटेक्ट तो कर लिया, लेकिन जो सॉल्वेंट रहेगा उसको बाहर भी तो निकालना है ना, उसको हम लोग कहते हैं इल्यूएंट। क्या कहते हैं? इल्यूएंट। ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द मिक्सचर इज पुट इन अ लिक्विड और अ गैशियस मीडियम विच इज़ मूव्ड थ्रू द एडजॉर्बेंट। मतलब एडजॉर्बेंट अपना स्टेशनरी फेज है। डिफरेंट components are adsorbed at a different level and the column, and the adsorbed component are later removed by using the suitable solvent which is called as eluent. बराबर है, and the method is suitable for those elements which are available in a small quantity। है ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि लैंथोनॉइड जैसे जो रेयर अर्थ मेटल है जो ट्रेसिस में पाए जाते हैं उनके लिए बेस्ट मेथड है। तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी में अब तक जो सवाल आए हैं ना वो किस पे आए हैं बताएं? मोबाइल फेस क्या होता है, स्टेशनरी फेस क्या होता है, उसके ऊपर आया है। तीसरा सवाल आया है कि बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो इट इज़ सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन। चौथा सवाल जो आया है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो भाई लैंथोनॉइड्स के लिए यूज़ होता है जो कि ट्रेसिस में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना भी अगर आपको दिमाग में बैठ गया तो बस है। ठीक है, तो ये थे अपने रिफाइनिंग टेक्निक। सो हियर वी स्टॉप, एंड अभी जनरल टेक्निक अपने सारे समाप्त हो गए। हमने पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात करी, रोस्टिंग कैल्सिनेशन की बात करी, रिडक्शन के कौन कौन से 3 टेक्निक होते हैं वो बात किया। मैं पूरा एक बार रिवाइज कराता हूँ। मेटलर्जी के 4 स्टेप्स: कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रिडक्शन,
रिफाइनिंग, कॉन्सेंट्रेशन के 4 तरीके, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोरेशन प्रोसेस, हरिओम, लीचिंग। तो आपने 4 क्या कर दिया था उसके अंदर, कॉन्सेंट्रेशन। फिर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग में 3 बार मज़ा आता है, मॉइस्चर उड़ जाता है, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ वॉलेटाइल ऑक्साइड बन के उड़ जाती है, सल्फाइड बिकम्स ऑक्साइड, सल्फाइड बिकम्स ऑक्साइड। कैल्सिनेशन में भी 3 बार मज़ा आता है, मॉइस्चर उड़ जाता है, कार्बोनेट बिकम्स ऑक्साइड, कार्बोनेट बिकम्स ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ओर्स आर डिहाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड ओर्स आर डिहाइड्रेटेड। ये कैल्सिनेशन हो गया। रिडक्शन, रिडक्शन के 3 प्रकार, पायरो मेटलर्जी, हाइड्रो मेटलर्जी, इलेक्ट्रो मेटलर्जी। Electrometallurgy is used for highly reactive metal, pyro is used for moderately reactive metal, hydro is used for least reactive metal. फिर रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के 6 टेक्निक, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी। ऑलराइट, तो ये था आपका पूरा जनरल प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली कि इन जनरल क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल होते हैं। अब अगले जो वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, कॉपर एक्सट्रैक्शन एंड आयरन एक्सट्रैक्शन एंड फ्यू अदर मेटल्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।